जय हिंद साथियों। मोस्ट वेलकम, सुस्वागतम आज की क्लास में। और जैसा कि आप सबको पता है कि यूपी होमगार्ड भर्ती 2025 की आज की जो ये क्लास है 39वीं क्लास हम लोग जो है जुड़ चुके हैं। और चलिए हम लोग चलते हैं आज के इस क्वेश्चन की तरफ, चल आगे बढ़ेंगे। जो भी क्वेश्चन हैं उनको देखेंगे और उनसे जुड़े हुए कुछ फैक्ट को भी क्लियर करते हुए चलेंगे, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए पहला ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। कह रहा है राजघाट बांध किस नदी पर स्थित है, ये आपको बताना है। राजघाट बांध, ठीक है। राजघाट बांध ये किस नदी पर है, ये भी आपको बताना है। तो राजघाट बांध कहाँ स्थित है? कह रहा बेतवा नदी पर है, नर्मदा, सतलुज या चंबल नदी पर। तो बताइए भैया राजघाट बांध कहाँ स्थित है, किस जगह पर स्थित है, किस नदी पर स्थित है, ठीक है ना। तो राजघाट बांध कहाँ है? ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक ना। ये कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। नदी कौन सी बहती है? बेतवा। ऑप्शन ए क्या होगा इस क्वेश्चन का? बिल्कुल सही जवाब है। कौन सा? बेतवा। बेतवा क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब है राजघाट बांध, ठीक है ना। क्या है भैया? राजघाट। राजघाट बांध ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश में है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर है, बेतवा नदी पर है। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत के कुछ भागों में मिट्टी का रंग लाल होने का कारण क्या है? भारत में के कुछ भागों में मिट्टी का रंग जो लाल होता है उसके कारण क्या है? मैग्नीशियम की मौजूदगी है, फास्फेट की मौजूदगी है, फेरिक ऑक्साइड की मौजूदगी है, खाद मिट्टी की मौजूदगी है। तो किसकी वजह से ऐसा होता है कि मिट्टी का रंग क्या हो जाता है? मिट्टी का रंग लाल होता है। अधिकांश क्षेत्रों में क्या पाया जाता है? इस तरीके की मिट्टियां हैं जिनमें क्या होता है, वो लाल रंग की होती हैं, जैसे लगेगा खून, खून जैसा मिट्टी दिखेगी, बिल्कुल लाल लाल। उसमें क्या होता है? उसमें फेरिक ऑक्साइड पाया जाता है, ठीक है ना। ऑप्शन सी यहाँ सही है। क्या पाया जाता है? फेरिक ऑक्साइड की क्या होती है? मौजूदगी होती है, और जिसकी वजह से मिट्टी का रंग क्या हो जाता है? ये लाल रंग में हो जाता है, ठीक है ना। ये मिट्टी का रंग क्या हो जाता है? लाल रंग में हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है भारत का कौन सा राज्य रबर का अग्रणी उत्पादक है? मतलब भारत का वो कौन सा राज्य है जिनमें रबड़ का उत्पादन किया जाता है? कह रहा केरला है, हिमाचल प्रदेश है, तेलंगाना है, या जो है आपका तमिलनाडु है। तो ये क्या है भैया? ये जहां मतलब ऐसा राज्य है, दक्षिण भारत का राज्य है, जहां पर क्या होता है? रबड़ का उत्पादन होता है। जहां पर क्या हो रहा है? रबड़ उत्पादित होता है। और उस राज्य का नाम क्या है, हम आपको बताएं। वहां 100% क्या है? साक्षरता है उस राज्य में, ठीक ना। 100% साक्षरता है। वहां का लिंगानुपात सबसे ज्यादा है। लिंगानुपात क्या है? सबसे ज्यादा है। लिंगानुपात भी ज्यादा है, सबसे ज्यादा साक्षर लोग हैं, ठीक है ना। और वो क्या है? ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, वो केरल है, ठीक है ना। केरल में क्या है? 100% साक्षरता है और लिंगानुपात भी क्या है? सबसे ज्यादा। और केरल ही क्या है? रबड़ उत्पादन उत्पादन में क्या है? अग्रणी राज्य है भारत का। अग्रणी राज्य किसका है? भारत का, ठीक है ना। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर कांच की चूड़ियों, कांच की चूड़ी या लिखा में मिलेगा सुहाग नगरी, ठीक है ना। सुहाग नगरी भी कहते हैं, के उद्योग के लिए मशहूर है। मतलब वही कह रहा मुरादाबाद, अलीगढ़, आगरा, या फिरोजाबाद, या फिरोजाबाद। तो आपको पता है कि अलीगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है? ये ताला, ताला के लिए प्रसिद्ध है। इसे ताला नगरी कहते हैं, ठीक है ना। ये क्या है? ताला नगरी है। आगरा, आगरा की बात करोगे, ताजमहल की, ताजमहल है, इस वजह से इसकी प्रसिद्धि है, ठीक है ना। चमड़ा, चमड़ा का क्या होता है? चमड़ा उद्योग है यहाँ, ठीक है, इसके लिए भी ये प्रसिद्ध है, ठीक। और यहीं फिरोजाबाद की बात करोगे, यही क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। फिरोजाबाद को क्या कहते हैं? कांच की नगरी, कांच की चूड़ियों के लिए, या इसे क्या कहा जाता है? या इसे हम आपको बताए हैं क्या? सुहाग नगरी के नाम से भी जाना जाता है। मुरादाबाद में, मुरादाबाद की बात करोगे तो ये पीतल के लिए है, ठीक है ना। किसके लिए है? पीतल, पीतल उत्पादन के लिए ये है। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कह रहा श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह इनमें से किस स्थान पर स्थित है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह इनमें से किस स्थान पर है? कोलकाता में है,
चेन्नई में है, कांडला में है या मुंबई में है? चलिए इस क्वेश्चन का जवाब बताएंगे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह ये कहाँ पर स्थित है? तो मुंबई, कोलकाता, ठीक है ना, कांडला या चेन्नई। जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं वो बंदरगाह आपके कहाँ? कोलकाता, मतलब WV, पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ स्थित है? कोलकाता, पश्चिम बंगाल में स्थित है। कौन सा है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह, ठीक है ना। ये कहाँ स्थित है? आपके कोलकाता में। हम लोग आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस भारतीय राज्य में ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या सर्वाधिक है, मतलब संपूर्ण है? मतलब ये पूछ रहा आपसे 2011 की जो जनगणना हुई है वहां कह रहा है कि किस भारतीय राज्य में ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या सर्वाधिक है, या आप कह लीजिए सबसे ज्यादा है। वो कौन सा है ये आपको बताना है। तो वो जो प्रदेश है उसी का नाम आपसे पूछ रहा है। सर्वाधिक है, संख्या कितनी है? अगर संख्या की बात करोगे 19.98 क्या है? करोड़ लोग कहाँ हैं? ग्रामीण लोग हैं, ठीक है ना, गांव में रहते हैं। 19.98, 19 दशमलव क्या है भैया? 98 करोड़ जो है जनसंख्या वो क्या है? तो यहाँ रह रही है किस जगह पर? वो रह रही है ग्रामीण क्षेत्र में। और पूछ रहा है कि भारतीय जनगणना के अनुसार निम्न में कौन सा भारतीय राज्य है? तो कौन सा है? जवाब दीजिए आप लोग, कमेंट करिए, बताइए भैया इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो सही जवाब कह रहा है झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार या राजस्थान। देखिए बिहार मत लगाएगा, आपको लगेगा बिहार है, लेकिन क्या है वो उत्तर प्रदेश था, ठीक है ना। 2011 की जनगणना के अनुसार क्या है? उत्तर प्रदेश था। यहाँ कितनी? 19.98 करोड़ लोग क्या कह रहे हैं? वो क्या किस में रह रहे हैं भैया? करोड़ लोग हैं जो कि जिनकी कुल आबादी कहाँ है? जो गांव में निवास करते हैं। ठीक, आगे जान लीजिए, ठीक है। सर्वाधिक, हाँ, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है जिनकी कुल आबादी 9.8 करोड़ है, और उत्तर प्रदेश में ग्रामीण में रहने वाले लोगों की संख्या क्या है? ज्यादा है। ये टोटल है 19.98 करोड़ लोग, ठीक है ना, कुल आबादी है। और इनमें से सबसे ज्यादा क्या है? ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं उत्तर प्रदेश में। दूसरी बात आप जानिएगा, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा क्या है? उत्तर प्रदेश की क्या है? में सर्वाधिक जनसंख्या है। सर्वाधिक जनसंख्या किसकी है? किस राज्य की है? सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है, ठीक है ना। सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है। अगर बिहार की बात करोगे तो जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है। क्या है? यहाँ का जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है पूरे भारत में। अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है, तो बिहार का है। मतलब 1 वर्ग किलोमीटर में सबसे ज्यादा लोग यहीं रहते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? यह तो इससे पहले भी क्वेश्चन हो चुका है कि जवाहरलाल नेहरू नेहरू जो है क्या कहते हैं बंदरगाह, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, ये पूछ रहा है आपसे किस शहर में स्थित है, ये आपको बताना है। तो कौन से शहर में स्थित है भैया? कह रहा है कोच्चि में, मोरमुगांव गोवा, मतलब गोवा की बात कर रहा है, कांडला मतलब गुजरात की बात कर रहा है, और कह रहा है नबी मुंबई मतलब मुंबई की। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल डी बिल्कुल सही होगा। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? नबी मुंबई में स्थित है। हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का क्या था? जवाब डी बिल्कुल सही था। कह रहा उत्तर प्रदेश के उत्पन्न कौन सा पारंपरिक नृत्य रूप अपनी नाटकीय कहानी कहने और जटिल फुटवर्क के लिए पहचाना जाता है? मतलब उत्तर प्रदेश का वो कह रहा पारंपरिक नृत्य कौन सा है? भारतनाट्यम है, कह रहा कथक है, कुचिपुड़ी है, या छऊ है? छऊ कहाँ का? झारखंड का। भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी केरल का, तमिलनाडु का, ठीक है ना। भरतनाट्यम कहाँ का होगा? केरल का। अब ये कह रहा है कि किसके लिए है, तो भाई कथक क्या है? कथक जो है वो हमारे कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है, ठीक है ना। कथक कहाँ का है भैया? उत्तर प्रदेश का है। कौन नाचते थे? बिरजू महाराज। और कौन नाचते थे? लच्छू महाराज, शंभू महाराज, सितारा देवी। ये सब क्या है? हमारे उत्तर प्रदेश से कथक कथक को मतलब कथक नृत्य करने वाले लोग। कह रहा चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? यह आपसे कह रहा चंद्रशेखर कृषि एवं प्रौद्योगिकी
विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो चंद्रशेखर कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जो स्थित है वो चमड़ा उद्योग के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। और चमड़ा उद्योग के लिए कौन प्रसिद्ध है? हम आपको बताए हैं कानपुर है। कौन सा है भैया? कानपुर है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही हो जाएगा। यही क्या स्थित है? चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। ठीक है ना? क्या है भैया? कानपुर है। अगला है कह रहा मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी है उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाया जाता है? मतलब ये आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में वो मृदा पाई जाती है और मृदा में पूछ रहा है कि जिसमें क्या है? पोटास की कमी है। और पोटास की कमी है तो भाई कहाँ पाई जाती है? कह रहा है जौनपुर में पाई जाती है, बहराइच में, बलरामपुर में या गोंडा में। तो ये जो मृदा, इस तरीके की मृदा पाई जाती है, ये जौनपुर में पाई जाती है। और जौनपुर को क्या कहा जाता है? सिराज ए हिंद। क्या कहा जाता है? सिराज ए हिंद के नाम से भी जाना जाता है। और यही जौनपुर है, इसे पूर्व का क्या कहा जाता है? पूर्व का सिराज कहा जाता है। और यही जौनपुर है जिसे किसने बसाया था? जिसे जिसे किसने बसाया था भाई? जूना खां की याद में। किसकी याद में? जूना खां की याद में। कौन बसाया था? फिरोज शाह। ठीक है ना? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था? इस नगर की क्या की थी? स्थापना। जौनपुर में एक क्या है? अटाला मस्जिद है। ठीक ना? अटाला मस्जिद भी जानते रहिएगा, जौनपुर में है अटाला मस्जिद। ये सब संबंधित किससे है? जौनपुर में। सर की राजवंशों ने इसकी क्या की थी? स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खां उत्तर प्रदेश के से संबंधित है, मतलब वो आपको जिला बताना है। सितार वादक थे नवाब इनायत खां, उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित हैं ये आपको बताना है। वो जिला कौन सा था? कह रहा एटा है, इटावा है, या कह रहा औरैया है, या फिरोजाबाद है। इनमें से आपको बताना है। इनायत खां जो हैं वो उत्तर प्रदेश के किस जिले से इनका संबंध है? तो इनका जो संबंध है वो इटावा से है। ऑप्शन बी क्या होगा इस क्वेश्चन का? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, इटावा से। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ये तो आपको पता ही होना चाहिए, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक ना? उत्तर प्रदेश का एकमात्र क्या है ये? उत्तर प्रदेश का एकमात्र नेशनल पार्क। एकमात्र नेशनल पार्क। ठीक है ना? उत्तर प्रदेश का एकमात्र नेशनल पार्क जिसका नाम क्या है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कहाँ है? लखीमपुर खीरी में। लखीमपुर खीरी मतलब कहाँ है? दुधवा लखीमपुर खीरी में। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल क्या हो जाएगा भैया? सही जवाब है। बी क्या होगा इस क्वेश्चन का? सही जवाब है ना। जिम कॉर्बेट कहाँ स्थित है? लखीमपुर खीरी में। ठीक है ना? कहाँ स्थित है? दुधवा लखीमपुर खीरी में, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक भैया, हम लोग आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है सोशल मीडिया पर हैशटैग का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? सोशल मीडिया पर हैशटैग का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? ये बड़ा चर्चित क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हैशटैग कितने लोगों को पता है? पहले ये जानते होंगे कि हैशटैग क्या है। हैशटैग किसे कहेंगे भाई? जो हैशटैग का मतलब होता है कोई भी कुछ भी लिखने से पहले क्या लगा दिया जाता है? हैश। उसके बाद उस बात को लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए हैश लगा करके लिख दिया जाए, लिखा गया था UPP ए ऐसे अंडरस्कोर, फिर लिखा जाएगा एज, लिखा होगा रिलेक्शन। ठीक ना? वो उम्र में छूट दीजिए 2026, ऐसे करके हैशटैग लगा दिया जाएगा। कह रहा किसी पोस्ट को हटाने के लिए नहीं भैया, कंटेंट कम करने के लिए नहीं। कंटेंट कहाँ कम करना है? लाइक कम करने के लिए नहीं, इससे कोई संबंध नहीं। कह रहा जुड़ाव और पहुंच, हाँ जुड़ाव और पहुंच बढ़ाने के लिए। ये इससे क्या होता है? इससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वो बात पहुंच पाती है सोशल मीडिया पर। ठीक है ना? सोशल मीडिया पर। क्लास लाइव नहीं है भैया जी। ठीक है ना? जुड़ाव और पहुंच बढ़ाने के लिए ये क्या होता है भैया? ये क्या होता है? सोशल मीडिया पर हैशटैग का क्या कर लेते हैं हम लोग?
उपयोग करते हैं। कोई बात मान लीजिए आप अपनी रख रहे हैं इनकेस ट्विटर पे, या इनकेस आप मान लीजिए सोशल मीडिया जैसे फेसबुक पे, तो कोई वो बात लिखने से पहले हैश लगा लीजिए, उसके बाद उसको लिख दीजिए। वो ब्लू कलर में हो जाता है ना, अंडर स्कोर वगैरह ऐसे लगाते लगाते जब जाएंगे तो ब्लू कलर में हो जाएगा, उसे हैशटैग बोलते हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच जाता है, और जब ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचता है तो लोग उससे ज्यादा जुड़ते हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सोशल मीडिया संबंधित ये भी है, कह रहा निम्नलिखित सोशल नेटवर्किंग कंपनियों में कौन व्हाट्सएप का मालिक है। अब व्हाट्सएप का मालिक आपसे पूछ रहा है, तो व्हाट्सएप का मालिक कौन है? कह रहा फेसबुक है, वीचैट है, ट्विटर है, या स्नैपचैट है। देखिए वीचैट और स्नैपचैट नहीं है, या तो ट्विटर है या तो फिर क्या है, फेसबुक है। लेकिन जो व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप का जो मालिक है वो कौन है? फेसबुक ही है। कौन है भैया? वो फेसबुक ही है। व्हाट्सएप का मालिक कौन है भैया? फेसबुक ही है। ठीक है ना। जिसे मतलब क्या कर लिया है, फेसबुक ने खरीद लिया है व्हाट्सएप को। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है प्याज काटते समय आंखों में जलन पैदा करने वाले यौगिक कौन होते हैं? हाँ बिल्कुल सही है। जब भी प्याज काटा जाता है तो आंखों में क्या होता है? जलन होता है। अब वो जलन किसकी वजह से होता है ये आपसे पूछ रहा है। कह रहा सल्फर, सल्फर है, या कह रहा है हाइड्रोजन है, या कह रहा है नाइट्रोजन है, या कार्बन है। देखिए हाइड्रोजन और नाइट्रोजन की वजह से कोई आंख में जलन, हाइड्रोजन की वजह से कोई आंखों में जलन नहीं होती, ना ही कार्बन। आप देखते होंगे कार्बन की वजह से आंखों में जलन होती है। जो जलन होती है वो मात्र और मात्र एक कारण है, सल्फर है। ठीक ना। सल्फर है, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे गंधक कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? गंधक कहा जाता है। और इसी की वजह से क्या होता है? आंखों में जलन होती है, आंख से आंसू निकलते हैं, सल्फर की वजह से। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम स्टार्च को सरल शर्करा में बदल देता है, खंडित कर देता है? मतलब एक एंजाइम पाया जाता है पेट में, जो क्या करता है, जो जो भी हमारे शरीर में जैसे स्टार्च वगैरह आप हम लोग खाते हैं, तो जब भी खाते हैं तो स्टार्च जो होता है उसे सरल शर्करा में बदल देता है, अर्थात उसे और ज्यादा क्या कर देता है? तोड़ देता है। और वो तोड़ने का काम कौन करता है? कह रहा पेप्सिन करता है, लाइपेज करता है, या यमाइलेज करता है, या ट्रिप्सिन। देखिए पेप्सिन ट्रिप्सिन ये हमारे भोजन के पाचन में सहायक तो हैं, लेकिन अगर स्टार्च को शर्करा में बदलने का काम अगर कोई एंजाइम करता है, वो है आपका क्या? एमाइलेज है। ठीक है ना। वो कौन सा है भैया? वो आपका एमाइलेज है, जो क्या करेगा? शर्करा को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देगा। पेप्सिन ट्रिप्सिन का काम होता है, ये जितने भी प्रोटीन हैं इनको पचाने में ये हमारे बहुत बिल्कुल सहायक होते हैं। कह रहा एक वयस्क मनुष्य के मुख में केवल कृंतक कितने होते हैं? ये कृंतक जो दांत पाए जाते हैं उनकी बात कर रहा है। तो कृंतक कितने होते हैं एक वयस्क मनुष्य के शरीर, मतलब मुख में? एक वयस्क मुख में कृंतक की संख्या कितनी होती है? और देखिए चौड़क, अग्र चौड़क, चौड़क ये से पाए जाते हैं दांत ना, तो जो कृंतक की संख्या है वो 8 होती है। ठीक है ना। वो कितनी संख्या होती है? वो 8 संख्या है हमारे किसकी? कृंतक की। ठीक है ना। मुंह में जो दांत की संख्या, उसमें कृंतक की संख्या क्या है? 8। कृंतक ही होते हैं जो चीरने फाड़ने का काम करते हैं। देखेंगे ये दो किनारे किनारे, एक यहाँ होता है एक यहाँ होता है, 2 हो जाते हैं। फिर वैसे ही आगे दो दो 4, और दो ऊपर नीचे मिला करके कितनी संख्या हो गई? 2 इधर 2 इधर 4, और 2 नीचे 2 साइड में, मतलब 8 संख्या इनकी हो जाती है। कह रहा मछली से प्राप्त कार्ड लीवर तेल किस विटामिन का समृद्ध स्रोत? हाँ मतलब विटामिन, मतलब आपने देखा होगा मछली के तेल का कैप्सूल मिलता है, वही कह रहा है कि उसके लीवर का तेल होता है, कार्ड लीवर तेल होता है। और किस विटामिन? विटामिन सी होता है उसमें, विटामिन B12 होता है, विटामिन डी या विटामिन B1। तो आप इसको जानते रहिएगा, मछली के तेल में जो है वो विटामिन डी पाया जाता है। B12 मतलब साइनोकोबालामिन या थायमिन, या आपका विटामिन सी स्कारबिक, ये सब नहीं पाया जाता। फिर किसमें क्या होता है? वो विटामिन डी पाया जाता है। या तो विटामिन डी आपके शरीर में होता है, जब सूर्य की रोशनी में आप बैठते हैं तो वो आपके शरीर खुद जनरेट करता है। या तो फिर क्या होता है, ये जब दवा आप लेंगे कौन सा? मछली की तेल तेल, तो वो उसमें पाया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन फिलीपींस की राजधानी है? यही कह रहा है बैंकॉक है, कुआलालंपुरम है, मनीला है, या जकार्ता है। इस तरीके के प्रश्न अगर पूछे तो हमको नहीं लगता है कि कोई कोई जो है ना बता पाए। भाई बताइए किसकी कह रहा है, किसकी राजधानी पूछ रहा है आपसे? वो कह रहा है फिलीपींस की राजधानी। तो फिलीपींस की राजधानी क्या है भैया? जकार्ता है, कोलालमपुरम है, कि मनीला है? ठीक है ना।
इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। किसकी राजधानी? इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। और अगर बात करेगा बैंकॉक, इसकी मनीला की, तो फिलीपींस की राजधानी क्या है? वो मनीला है भैया। फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला है। ठीक ना? वो किसका जवाब दीजिए? कुआलालंपुरम और बैंकॉक किसकी राजधानी है? अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? मतलब राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर, 19 नवंबर, 14 नवंबर, 1 अप्रैल। अब देखिए, जब भी इस तरीके से मनाया जाएगा तो जाहिर सी बात है उस दिन क्या होगा? किसी न किसी की जयंती होगी। और जयंती किसकी होगी? अगर एकता दिवस की बात करेगा, अगर एकता दिवस की बात करेगा तो उस दिन क्या होना चाहिए? उस दिन सरदार पटेल जी की क्या होनी चाहिए? जयंती होनी चाहिए। और उसी दिन क्या मनाया जाता है? उसी दिन मनाया जाता है क्या आपका? एकता दिवस। अब एकता दिवस कितने तारीख को मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को। 31 अक्टूबर को सरदार पटेल की क्या होती है? जयंती। 31 अक्टूबर को ही क्या होती है? 31 अक्टूबर को सरदार पटेल की क्या होती है? सरदार पटेल की जयंती होती है। ठीक है ना? और इसी दिन क्या मनाया जाता है? एकता दिवस। एकता दिवस। अब कह रहा है एकता दिवस मनाया जाता है, और यहां कहीं ऑप्शन में 31 अक्टूबर दिया ही नहीं है। ठीक है ना भैया? 31 अक्टूबर कहीं दिया है? नहीं दिया है। 14 नवंबर का क्या होता है? बाल दिवस होता है। क्या होता है भैया? बाल दिवस होता है। ठीक है? 14 नवंबर बाल दिवस मनाया जाता है। अब 1 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? इस दिन उड़ीसा दिवस मनाया जाता है। 1 अप्रैल को क्या होता है? उड़िया दिवस, उड़ीसा दिवस। ठीक है? यहाँ ऑप्शन में दिया नहीं है, इसलिए जब भी कहीं ऑप्शन में देगा 31 अक्टूबर, वही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आप जानते रहिएगा, यहाँ विकल्प में वो था ही नहीं, क्वेश्चन ही ऐसा ही है। कह रहा महात्मा गांधी के प्रिय भजनों में से एक वैष्णव जन तो की रचयिता कौन है? मतलब वैष्णव जन है, वैष्णव जनतो। ठीक ना? वैष्णव जनतो के रचयिता कौन है? ये गांधी जी का अपना क्या था? एक प्रिय भजन था। और वही पूछ रहा कि इसको किसने लिखा है। कह रहा सूरदास, मीराबाई। अरे सूरदास और मीराबाई तो बिल्कुल नहीं लिखी हैं, या तो ज्ञानेश्वर ने लिखा या नरसिंह मेहता ने। और अगर इसको किसी ने लिखा है तो वो यही कौन है? नरसिंह मेहता। ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सी वाला बिल्कुल सही है। ज्ञानेश कुमार वगैरह ने नहीं लिखा है। ठीक है ना? कौन सा? वैष्णव जन, जिन जो महात्मा गांधी का क्या था? प्रिय भजन था, नरसिंह मेहता ने लिखा है। ठीक है? आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी अफगानिस्तान की आधिकारिक भाषा है? आधिकारिक भाषा कह रहा दरी है, वर्मी है, जोंखा है, या सिंहली है। सिंहली अगर बात करोगे, सिंघल या सिंहली, ये हमारे वहां की भाषा क्या कहते हैं? ये सिंहली श्रीलंका की है भैया। ठीक है ना? ये कहाँ की है? श्रीलंका। सिंघल, सिंघल द्वीप इसीलिए उसको कहते हैं। ये कह रहा है जोंगखा, या कह रहा है बर्मी। बर्मी नहीं है, वो बर्मा की है। ठीक ना? ऑप्शन क्या है? दरी इसकी क्या है? आधिकारिक रूप से किसकी भाषा है? इसी की। ठीक है ना? इसी की क्या है भैया? दरी है। श्रीलंका की सिंहली है। और बर्मी म्यांमार वही बर्मा की है। ठीक ना? म्यांमार, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं? बर्मा कहते हैं। या इसी को क्या नाम है इसका? म्यांमार है। ठीक है? म्यांमार है। और जोगखा, जोगखा कहाँ की है? ये भूटान की है। आधिकारिक भाषा ये किसकी है? ये भूटान की है। और दरी किसकी है? अफगानिस्तान की है। ठीक, आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत सर्वाधिक लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है? अगर अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा कर की बात करेगा तो 40-96 किलोमीटर की क्या करता है? 40-96 किलोमीटर लंबाई की वो सीमा साझा होती है, स्थलीय सीमा साझा होती है। सीमा साझा होता है। और कैसा सीमा साझा होता है? वो स्थल के होते हैं। ठीक है ना? स्थलीय अगर आप कहेंगे, स्थलीय सीमा साझा होता है। वो अकेला कौन सा है? बांग्लादेश है। वो अकेला देश कौन सा है? बांग्लादेश है। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है विंध्य प्रांत में मिर्जापुर प्रसिद्ध है अपने उपकर्मों के लिए। मतलब मिर्जापुर में क्या पाया जाता है? आप जान बताएंगे बॉक्साइट, सीमेंट, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम या कोयला पाया जाता है। विंध्य क्षेत्र में ये क्या है भैया? विंध्य क्षेत्र में अगर बात करोगे किसकी? मिर्जापुर एक ऐसा प्रांत है वो जो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मिर्जापुर किसके लिए प्रसिद्ध है? मिर्जापुर अपने एक उपकर्म के लिए प्रसिद्ध है। जो जो सबसे ज्यादा क्या आप जानते होंगे? मिर्जापुर में सीमेंट मिलता है। क्या मिलता है भैया? सीमेंट मिलता है। ठीक है ना? और उसी की वजह से ये क्या है? मिर्जापुर बिल्कुल सही है। इस सीमेंट उत्पादन के लिए यहाँ क्या पाया जाता है? सीमेंट बनता है। ऑप्शन क्या होगा? बी बिल्कुल सही होगा। ठीक है ना?
बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन पे चलेंगे। कह रहा चरकुला लोक नृत्य है उत्तर प्रदेश का, मध्य प्रदेश का, झारखंड का या उड़ीसा का। इस तरीके से अगर पूछे तो बिल्कुल जानना है इसको। ये किस क्षेत्र का है? ये आपको हम बताए हैं ब्रज क्षेत्र का है। जानते रहिए ब्रज क्षेत्र का नृत्य है। और कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। ये कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का, ब्रज क्षेत्र का में उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? वो है आपका चरकुला। ठीक। आगे है उत्तर प्रदेश सरकार ने अटल युवा महाकुंभ का उद्घाटन किस शहर में किया है? अटल युवा महाकुंभ ये उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ है? ये आपको बताना है। इसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश में किया गया माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। ठीक है ना? क्या है भैया? प्रयागराज में। कहाँ किया गया है? प्रयागराज में। महाकुंभ मतलब कुंभ भी कहाँ लगता है? आपको पता है कि कुंभ कहाँ लगता है? प्रयागराज में। और इसका भी उद्घाटन कहाँ किया गया है? प्रयागराज में। ठीक है ना जी। अटल युवा कुंभ उद्घाटन। ठीक। आगे चलेंगे। ये युवाओं के लिए है। उस समय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह थे, लेकिन गलत हो गए। एक सेकंड। ये भैया ना, इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो लखनऊ है। लखनऊ में किया गया था। वो उद्घाटन करने के लिए कौन आए थे? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे। ठीक है, श्री योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ। और रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह थे। ठीक है, श्री राजनाथ सिंह थे। उस समय इसे लखनऊ में केडी बाबू सिंह स्टेडियम में इसका क्या किया गया था? उद्घाटन किया गया था। आगे देख लो। कह रहा है निम्नलिखित में से किस वेद में संगीत से संबंधित ज्ञान संग्रहित है? तो कौन सा वेद है भैया? ऋग्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है या यजुर्वेद है? कितने लोगों को इससे संबंधित जानकारी है? आप जानते हैं कि केवल केवल कैसा वेद है? सामवेद है। सामवेद में किससे संबंधित बात होती है? गायन से। साम का अर्थ ही गान होता है। साम का अर्थ ही क्या होता है? साम का अर्थ होता है क्या? गान, गीत। ठीक है ना? इसका उल्लेख सॉरी मतलब इसका मतलब क्या है? इस किससे संबंधित हो गया फिर? सामवेद से। विनय और सुक्त पिटक इनमें से किस शिक्षाओं के लिए संकलित है? विनय पिटक और सुक्त पिटक। कह रहा बौद्ध मतलब गौतम बुद्ध के, ऋषभ देव से, महावीर जैन या गुरु गोविंद सिंह से। देखिए गुरु गोविंद सिंह से अगर बात करोगे, ठीक है ना, इनसे नहीं होगा। ऋषभ देव क्या हैं? जैन धर्म के हैं। और महावीर स्वामी भी जैन धर्म के हैं। सुक्त पिटक और विनय पिटक का संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से। और बौद्ध धर्म में कौन? गौतम बुद्ध। इन्हीं की शिक्षा इसमें क्या की गई है? संकलित की गई है, रखी गई है विनय पिटक और सुक्त पिटक में। और इन्हीं शिक्षाओं से संबंधित किससे है? ये बौद्ध धर्म से है। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन पर। उड़ीसा के उदयगिरी के हाथी गुम्फा अभिलेख में कलिंग के राजा ने लिखा था, मतलब किसने? बिंबिसार था कलिंग का राजा, महेंद्र था, ये तो इनका पुत्र था। किसका? अशोक का पुत्र है महेंद्र, उनकी पुत्री संघमित्रा। अशोक किस वंश का है? अशोक आपको पता है कि मौर्य वंश का है। ठीक है ना? तो ये बिंबिसार और ये सब एक ही वंश से हैं। अगर वहां किसी ने लिखा था तो वो कौन थे? राजा खारवेल थे। ठीक है ना? हाथी गुम्फा अभिलेख। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। और कलिंग का युद्ध ही किनके किनके बीच हुआ था? राजा खारवेल और किसके बीच? अशोक के बीच में। ठीक है, आगे देख लो। अगला क्वेश्चन कह रहा है मुगल साम्राज्य के शासनकाल के दौरान गैर मुस्लिम व्यक्तियों पर लगाए गए व्यक्ति कर पोल टैक्स को निर्दिष्ट करने के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया जाता था? कह रहा सरिया कर होता था, सफिया होता था, जहीलिया कर होता था या जजिया कर होता था। तो आपको बताया था कि मुगल शासन काल के दौरान जो गैर मुस्लिम व्यक्ति थे, जो गैर मुस्लिम व्यक्ति का मतलब वो हिंदू हो सकते हैं, सिख हो सकते हैं, ईसाई हो सकते हैं। हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, सिख, ईसाई, मतलब मुस्लिम को छोड़ करके जो भी व्यक्ति होगा उनके ऊपर क्या होता था? एक जजिया कर लागू किया जाता था। अब आपको पता है कि सबसे पहले जजिया किसने लगाया था? सबसे पहले जजिया लागू करने वाला जो व्यक्ति है वो कौन है? जजिया लागू करने वाला वो शासक कौन है? जजिया लागू किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। ठीक है ना? मोहम्मद बिन
कासिम यही आया था और यही सबसे पहले ही क्या किया था, इसने ही सबसे पहले क्या लागू किया था, जजिया कर लागू किया था। ठीक है ना, सबसे पहले इसने क्या किया था, जजिया कर लागू किया था। और एक अकेला व्यक्ति है जो अब देखो जजिया में किसकी किसकी छूट होती थी, तो जजिया में होती थी ब्राह्मणों की छूट होती थी, और किसकी, स्त्रियों की छूट होती थी, बच्चों के लिए कोई दिक्कत नहीं होता था, बुजुर्गों के लिए नहीं कोई टैक्स होता था। ठीक है ना, इसमें और किसे, विकलांग जो व्यक्ति होते थे, ठीक है ना, इनसे क्या नहीं लिया जाता था, जजिया नहीं लिया जाता था। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति आएगा जो ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लागू करेगा और ब्राह्मणों से भी जजिया लेगा, उसका नाम है फिरोज शाह तुगलक। उसका नाम क्या है, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है ना, ये ऐसा व्यक्ति है जो क्या करेगा, ये कहेगा हमको क्या चाहिए, हम ब्राह्मणों से भी जजिया लेंगे। अगला है, कह रहा भारत के तीसरे मुगल सम्राट कौन थे, तो मतलब भारत का तीसरा मुगल सम्राट कौन था, ये आपको बताना है भाई। तीसरा मुगल सम्राट कौन था, मुगल वंश की अगर बात करोगे तो सबसे पहले नींव किसने रखी, बाबर। ठीक है ना, बाबर ने रखी। इसके बाद कौन आता है भैया, इसके बाद अकबर आएगा, मतलब इसके बाद कौन आएगा, अकबर नहीं, देखिए हाँ, बाबर, बाबर आएगा सबसे पहले। बाबर का पुत्र कौन होगा, हुमायूं है। ठीक है ना, बाबर का पुत्र हुमायूं है और हुमायूं का पुत्र कौन है, अकबर है। तो ठीक है, अगर क्रम देखोगे तो पहले बाबर, फिर हुमायूं, उसके बाद तीसरे पर अकबर आएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। ठीक है ना, हुमायूं और हमीदा बानो बेगम से कौन पैदा हुआ था, अकबर हुआ था। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा भैया, ऑप्शन बी हो जाएगा। और भारत ने ही किसकी नींव डाली थी, मुगल वंश की। मुगल वंश की नींव किसने डाली थी, बाबर ने डाली थी। किसे मार दिया था, इब्राहिम लोदी को, पानीपत के पहले युद्ध में। आगे है, कालिदास ने मेघदूत नामक अपने काव्य को निम्नलिखित किस भाषा में लिखा है। मतलब कालिदास से पूछ रहा है कि जो कालिदास की रचना है मेघदूत, और मेघदूत की भाषा क्या है, वो आपसे कह रहा है। कह रहा पाली भाषा है, प्राकृत, प्राकृत या पाली भाषा है भैया। पाली भाषा किसकी थी, ये बौद्धों की भाषा थी। किसकी थी, ये बौद्धों की भाषा थी। प्रकृत भाषा किसकी थी, ये जैनों की भाषा थी। ठीक है ना, और संस्कृत या तो फिर हिंदी। तो जो मेघदूत लिखा गया वो किस में लिखा गया है, मेघदूत लिखा गया है आपके किस में, संस्कृत में भैया। किस में लिखा गया है, संस्कृत में लिखा गया है, महाकवि कालिदास जी के द्वारा। मेघदूत नामक काव्य को किस भाषा में लिखा गया है, वो लिखा गया आपके संस्कृत में। कह रहा इनमें से किसकी मृत्यु चौगान, चौगान खेलते समय हुई थी। चौगान मतलब होता है पोलो, आज का क्या है, पोलो। और पोलो क्या एक प्रकार का खेल है, घोड़े पे बैठ के खेला जाता है। तो पोलो खेलते समय कौन मरा, कुतुबुद्दीन ऐबक, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश। देखो इल्तुतमिश नहीं मरा है, फिरोज शाह तुगलक भी अपनी मौत से ही मरा है। अगर बात करोगे अलाउद्दीन खिलजी की, ये भी अपनी ही मौत से मरा है, पर पीड़ित था कौन था, वो अकेला कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक घोड़े पे बैठ करके क्या खेल रहा था, चौगान खेल रहा था। और चौगान खेल रहा था उसी समय 1210 ईस्वी में ही नीचे गिरता है, 1210 ईस्वी में, और इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इसकी क्या हो जाती है भैया, मृत्यु हो जाती है। किसकी, फिरोज शाह, सॉरी, कुतुबुद्दीन ऐबक की। इसका इसे कहां दफना है, इसका, इसकी कब्र कहां है, लाहौर में। लाहौर में क्या है, इसकी कब्र है। ठीक है ना, आप कहेंगे मकबरा है, कहां पर, लाहौर में। ठीक है ना, आगे देख लीजिए, दो क्वेश्चन और बचे हैं। अगला है, कह रहा निम्नलिखित में से किसका निर्माण सम्राट अशोक ने नहीं कराया था। अब देखो ये कह रहा है कि कौन सा है, जिनको जिनको किसने नहीं करवाया है, सम्राट अकबर ने, हमारे मुंह से मतलब अशोक निकल गया होगा, अकबर ने नहीं करवाया है। अकबर के द्वारा कौन सा निर्माण नहीं करवाया गया, आपको पता है। देखो सबसे पहले बी वाला तो करवाया है, फतेहपुर सीकरी को करवाया है। आपको पता है कि यही बुलंद दरवाजा, उसको भी इसने करवाया। कह रहा आगरा का किला या दिल्ली की जामा मस्जिद, आगरा का किला भी करवाया है भैया। किसने करवाया है, अकबर ने। ठीक है ना, और क्या नहीं करवाया है, वो क्या है, दिल्ली की जामा मस्जिद। ये क्या है, दिल्ली की जामा मस्जिद। ऑप्शन क्या हो गया, सी, इस विकल्प के अनुसार। फिर आपके दिमाग में आ गया इसको किसने करवाया है, इसको करवाया है शाहजहां ने। ठीक है ना, इसको करवाया है शाहजहां ने। आ जाओ, एक दो क्वेश्चन और बचे हैं, लास्ट क्वेश्चन यही है। कह रहा है महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था। वो कह रहा बुलबुल था, चेतक था, हायग्रीव था, या बादल था। ठीक है ना, तो क्या नाम था भैया, चेतक था। आज के लिए बस इतना ही था, लास्ट क्वेश्चन था। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास लाइव नहीं हो पाई थी, इसलिए क्लास को क्या करना पड़ा,
रिकॉर्ड करना पड़ा, और कोई इसका कारण नहीं था। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? नेटवर्क इशू था। आज हमारे यहाँ फॉल्ट नेटवर्क फॉल्ट था, ये बीएसएनएल वालों की फॉल्ट था भाई। इसी वजह से क्लास नहीं हो पाई। धन्यवाद आप सबका।